मुफ्ती साहब का कंट्रीब्यूशन देखिए, यहाँ पर जो कॉलेज खुले हैं वो मुफ्ती साहब ने मेडिकल कॉलेज, इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोली, इवन वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को उसने बड़ा रीऑर्गेनाइज किया। टास्क फोर्स को किसने खत्म किया? मुफ्ती साहब ने। नहीं तो यूथ घर से बाहर नहीं निकल पाता था। ये खाली चीफ मिनिस्टर रहे हैं महबूबा जी, जिसने 12,000 FIR यूथ के खिलाफ जो स्टून पेल्टर्स थे उनके खिलाफ वापस लिए हैं। 50 मेंबर्स है उमर अब्दुल्ला को, इनके पास फुल पावर है, ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है। अब लोगों के पास एक्सपोज हो चुके हैं। वो तो इसमें क्या बोलता है कि हम लोगों का सिग्नेचर कैंपेनिंग करेंगे। भैया, यू आर नॉट अ डिफेक्टिव रूलर, यू आर अ डिजोर रूलर एंड प्लीज डू इट। आप ये मत बहकाओ, इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो अभी पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसका सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करके 8 हफ्ते की नोटिस दिया है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ उनका जो भी ग्राउंड्स लिया उनका जवाब देते। लेकिन मैं आपको ये वाज़ह करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आर्टिकल 370 की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जब वो एब्रोगेट किया गया था आफ्टर इट्स एब्रोगेशन, तो वो जो पिटीशन सुनी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी है। नंबर 1 कि भैया यहाँ पर इनको स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करना है बिफोर द मंथ ऑफ अप टू द मंथ ऑफ सितंबर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुलफिल करके यहाँ इलेक्शन कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की थी उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हम लीगल टर्म में कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। वो ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये क्योंकि ये प्रोगेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो कब तक एसेस करके सिचुएशन को एसेस करके वहाँ पर स्टेटहुड रेस्टोर करे। वो जो ऑब्जर्वेशन उसको हम ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट, वो तो दैट इज बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर इज अ मर्मर इन दैट अबाउट दैट ऑब्जर्वेशन इन दैट वेरी जजमेंट। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि यहाँ पर रेस्टोर करे स्टेटहुड। इसकी जरूरत ही नहीं थी जो ये पिटीशन फाइल, अदरवाइज ये बड़ी मैग्नानिटी है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज कि उन्होंने इसको नोटिस करी, एंटरटेन करा पिटीशन और 8 हफ्ते में जवाब मांग लिया है। अदरवाइज वो कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा जो एक डॉक्ट्रिन है उसमें वो एंटरटेन नहीं करते। फिर भी उन्होंने कहा कि हमने एक ऑब्जर्वेशन डाली है, एक ऑबिटर डिक्टा दिया है पहले, जब हमने आर्टिकल 370 की पिटीशन, एब्रोगेशन ऑफ 370 की पिटीशन हमने यहाँ पर सुन ली, और उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व भी किया था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसका भी ख्याल रखेंगे कब तक स्टेटहुड रेस्टोर कर लेंगे। अब चूंकि बॉल इन द कोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अप्रोप्रिएट टाइम पे जो हमें पूरा यकीन है, क्योंकि ये हमारी पार्टी की तरफ से कोई डिमांड नहीं है, ये हमारा ये हक है, इट्स वन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यह हमारा एक इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्टेट थी। इसको जब बाइफर्केशन किया गया वो दैट वाज डन एट द कॉस्ट एंड डेट्रीमेंटल टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है चूंकि ऑबिटर डिक्टा ऑलरेडी है सुप्रीम कोर्ट में अर्लियर पिटीशन में, तो वो बाइंडिंग है, वो बाइंडिंग है अंडर आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हर एक जो जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड, उनको टू वर्क इन एड ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डायरेक्शंस और ऑबिटर डिक्टा, वो एक जिम्मेदारी है, एक ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेस्टोर इट एंड हाउ दे विल टेक द राइट डिसीजन एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। जिस तरह से 370 को लेकर के बड़ा जो प्रीवियस इलेक्शंस भी यहाँ पे हुए उसमें भी एक मैनिफेस्टो रखा गया था मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज की, यानी पर्टिकुलरली एनसी ने उसको एक मैनिफेस्टो में वोट कल्टिवेट करने का एक जरिया बनाया था। लेकिन बाद में लीडरान की जानिब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये चल रही हैं, इस हवाले से नजरसानी की अपील उन्होंने की है। सो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी, आप क्या समझते हैं कि ये रिवाइवल के चांसेस हैं, बस लोगों को धोखा देने की? नहीं, वो दैट वाज टोटली टू बेफूल द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें कोई, क्योंकि दैट हैज अटेन द फाइनलिटी, वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बाद में उन्होंने उसमें पूरा बताया 370 का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली डील किया उसमें कोई, अलबत्ता ये है कि ये प्रोगेटिव है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब भी वो चाहेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि उमर साहब ने बोला था कि मैं 370 का गारंटी दूंगा रेस्टोर होने की, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता उसमें, क्योंकि उन्होंने उसको सील्ड किया है, उन्होंने अपहेल्ड किया है जो भी उन्होंने उसको अमेंडमेंट किया एब्रोगेशन के लिए, वो चाहे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किया या पार्लियामेंट ने किया, वो सारा सुप्रीम कोर्ट देख चुका है। उसमें अब एक ही चीज़ है, चांस है, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगे कि भैया हमें, क्योंकि 370 जम्मू कश्मीर के लोग क्या है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो तो बेसिकली दैट इज प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
वो दैट इज अ ब्रिज बिटवीन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द पीपल ऑफ रेस्ट ऑफ द इंडिया। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 वो बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने उसको एब्रोगेट किया है सेंटर ने बाय यूजिंग इन अ मोस्ट अनयूजुअल मैनर, इन अ मोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर उसको एब्रोगेट किया है। अलबत्ता वो किसी भी टाइम एप्रोप्रिएट, वो दैट इज द डोमेन, नाउ दैट इज द प्रोविंस एंड दैट इज द प्रोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन दे विल थिंक टू रेस्टोर इट। वो उसी वक्त होगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाएंगे पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई जुरिडिक्शन बनता नहीं है क्योंकि उन्होंने सील लगाई है परमानेंटली। बीइंग ए पीडीपी लीडर, सिंस आप एफिलिएटेड हैं पीडीपी जमात से, तो जिस तरह से जब 2014 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ कोलिशन की, उनको ज़ाहिर है खमियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि बीजेपी की बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे रिसेंट इलेक्शंस में जो नताइज पीडीपी के आए वो खातिर खा उस तरह से नहीं आए, खाली 3 सीटें उनको मिली। आप ये समझते हैं कि एक तो उस डिसीजन ने पीडीपी को डैमेज किया, और क्या लगता है वो डिसीजन सही था या मुनासिब नहीं था? वो दैट वाज अ राइट डिसीजन टेकन बाय दैट टाइम मुफ्ती साहब एंड देन महबूबा आल्सो सेकंडेड दैट। वो इम्पोर्टेंट था, दैट वाज द नेसेसिटी रिक्वायरमेंट, बिकॉज क्योंकि जम्मू में मेजॉरिटी उनको दिया गया था बीजेपी को, और कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक हमारी पार्टी को 28 सीटें दी थी, और उस वक्त दैट वाज द नीड ऑफ आवर, क्योंकि वो जरूरी था फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन मेरी बात सुनिए यहाँ, क्योंकि मुफ्ती साहब बड़ा जबरदस्त स्टेट्समैन था, ये वो नेशनल लेवल का लीडर नहीं था, वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर था, और उसको हर एक चीज पे नजर थी। और कश्मीर के कौम के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, इवन फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख, वो यूनिटी चाहता था जम्मू कश्मीर स्टेट का लद्दाख के साथ पूरा, टू रिमेन इट एज एन इंटीग्रेटेड एज अ पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मुफ्ती साहब ने उस वक्त जब हम लोगों ने बीजेपी के साथ उसमें अलायंस किया, हमने पहले उनको एक राइडर रखा कि भाई देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। ये हमने उनको पहले ही बोला था, और उसमें उन्होंने कॉमन मैन में प्रोटेक्शन दी मुफ्ती साहब को, और मुफ्ती साहब जब तक जिंदा थे तब तक वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 370 पे उन्होंने डील किया और टच किया। तो मुफ्ती साहब ने उनको बोला हम करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जो आर्टिकल 370 इसकी प्रोटेक्शन है आपको बरकरार रखनी पड़ेगी, और वो उन्होंने कॉमन मैन प्रोग्राम में बिल्कुल मैनिफेस्टो में लिया। और जब तक मुफ्ती साहब जिंदा था तब तक 370 को एप्लीकेशन नहीं किया कोशिश, और ना उन्होंने ये समझा कि हम इसको सेंट्रल लेवल पे और पार्लियामेंट में इसको बिल लाएंगे, बिल्कुल नहीं मुफ्ती साहब ने करने दिया। वो एक जबरदस्त अचीवमेंट थी मुफ्ती साहब की, और उसकी वजह से हमने किया। वो आप बता दो 370 उसके बाद 2019 में हुआ एब्रोगेशन आर्टिकल 370 का, तो तब तक मुफ्ती साहब नहीं थे। और अगर मुफ्ती साहब जिंदा रहते, मैं अपने तजुर्बे से बोलता हूँ, वो बिल्कुल नहीं करने, बिकॉज ही हैड बीन अ वेरी टावरिंग पर्सनैलिटी, और उससे एक्सेप्टेबिलिटी थी नॉट ओनली नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी एज ए स्टेट्समैन। फिर महबूबा मुफ्ती का कंटिन्यू करना, या जो नरेटिव अभी बोला जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से उस दौरान स्टेटमेंट्स दिए, जब 2016 में यहाँ पे हालात मुनासिब नहीं थे, हालात साजगार नहीं थे, उस दौरान आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयानबाजियाँ की वो पार्टी के हक में सही नहीं थी? अभी नताइज जिस तरह से आए, क्या समझ? वो बड़ी सिंसियर लीडर है, उसको बड़ी कौम की फिक्र है, जहाँ भी कहीं पर कुछ गलत। मेरी बात सुनिए, ये खाली चीफ मिनिस्टर रही है महबूबा जी, जिसने 12,000 FIR यूथ के खिलाफ, जो स्टोन पेल्टर्स थे उनके खिलाफ वापस लिए हैं। ये कोई आज तक, इवन मैं कहता हूँ शेख अब्दुल्ला, वो अपने आप को बड़ा टावरिंग लीडर समझता था, उसने रादर के वो कोई FIR वापस लेता, उसने 1978 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया, और उसमें जितना भी यूथ था उनको पकड़ के लेता था, वो बंद करवाता था सेफ्टी एक्ट में। वो उसी का, वो जो प्रोमुलगेट हुआ था, वो जो एक्ट एनेक्टमेंट किया गया था 1978 में पब्लिक सेफ्टी, वो शेख साहब ने किया ताकि यहाँ की यूथ को क्रश करे। तो इंस्टेड ऑफ दैट, कॉन्ट्ररी टू दैट, महबूबा जी ने 12,000 FIR वापस लिए। मैं एक लीगल आदमी हूँ, मैं वकील हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर एक FIR वापस लेने में आपको 1 साल 2 साल लगेंगे हाई कोर्ट में पिटीशन डालते उसको क्रॉस करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, महबूबा ने जब वो बताया था कि भैया बच्चों को, उसने बेसिकली यूथ को बचाने के लिए बोला, उसका उसमें कोई पर्सनल गेन, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। उसने बताया अगर मेरे कौम के बच्चे हैं, वो जो कहीं जाते हैं पत्थर मारते हैं आर्मी के गाड़ियों पे, आर्मी के कैंप पे, वहां से तो गोली नेचुरली आएगी, वो तो रिएक्शन है ऑफ एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन अपोजिट रिएक्शन। लेकिन महबूबा ने अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने यूथ को बचाने के लिए, ताकि वो पढ़ाई में दिलचस्पी दे, वो पत्थरबाजी ना करे और पत्थर मत मारे, क्योंकि वहां पर आर्मी को जरूरी अपने रिटेलिएट में करना पड़ा। वो कौम को बचाने के लिए, यूथ को बचाने के लिए महबूबा ने सिंसियर स्टेटमेंट दिया। वो कोई गलत नहीं, वो तो दैट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, वो पॉलिटिकल माइलेज करने, लेकिन अब लोगों को वो पता चला, क्योंकि ये सिंसियर लीडर है, इसकी इतनी डेडिकेशन है,
शी वांट्स टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ लॉ एंड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल जो यहाँ पर हमारी ड्यूटीज है विच इज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये महबूबा ने बिल्कुल सही बोला था, उसको एक फिक्र थी कौम के नौजवानों की फिक्र थी, उसमें उसने रिपीटेडली बोला कि भैया आप लोगों को मत मारो पत्थर इनको। उसके बाद 12,000 FIR उसी ने वापस लिए। मुफ्ती साहब का कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ पर जो कॉलेज खुले हैं वो मुफ्ती साहब ने मेडिकल कॉलेजेस, इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोली, इवन वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को उसने बड़ा रीऑर्गेनाइज किया। कहाँ कहाँ उसने नहीं किया, स्कूल कॉलेज खोले, जो ड्रैकोनियन लॉ थे यहाँ कोटा बाकी जो यहाँ पर उनको खत्म किया। टास्क फोर्स को किसने खत्म किया? मुफ्ती साहब ने। नहीं तो यूथ घर से बाहर नहीं निकल पाता था, सुबह शाम छापे होते थे, उसने उनको डिसबैंड किया। मुफ्ती साहब के बड़े बड़े टॉप लेवल के कंट्रीब्यूशन है और जिसकी वजह से आज तक अब लोगों को समझ आने लगा। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर इलेक्शन हुआ, 50 मेंबर्स है उमर अब्दुल्ला को, ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ही इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। तो ये चीफ मिनिस्टर है, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बता दिया मेरे पास खाली सिक्योरिटी है और मेरे पास ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो है वो पोर्टफोलियो मेरे पास है, ठीक है। और बाकी तो उमर साहब के पास है, इनके मिनिस्टरों के पास है, इनके पास है, ये कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बता दो कहां पर। इनको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है इलेक्टेड गवर्नमेंट के कितने प्रोविजन है और ये इनको पूरा होना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात जरूरी बताना चाहता हूं, यहाँ इनके पास फुल पावर है, ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है। अब लोगों के पास एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको जवाब देना है लोगों का, क्योंकि एक भी काम ये नहीं करे। वो जो सिविल जो मामूली काम होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, फंड एलोकेशन नहीं है, ठेकेदार कितने बेचारे सफर कर रहे हैं और ये बिल्कुल आइडल बैठे हुए हैं। दे डोंट वांट टू डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अदरवाइज इनके पास सारे पावर है, खाली 2 पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, एक तो सिक्योरिटी वो देख रहा है और दूसरा जो ऑल इंडिया सर्विस के ये जो है IAS ऑफिसर्स का उनका देख रहा है। कल सर उसने एक बयान दिया है तकरीर में कि अब हम गैस का दर्जा वापस लाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। आप उस भैया उसका तो मैंडेट है ऑलरेडी, वो तो इलेक्टेड है, ये तो मौकरी है। वो क्या लोगों को बोलता है जी आप मैं कंपेनिंग करूंगा? भाई आपके पास है, रेजोल्यूशन कर लो, सेंटर में जाओ, उनको बोलो भाई रेजोल्यूशन है, मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट हूँ, 50 मेंबर्स मेरे पास है, मेजॉरिटी है, मोर देन 2/3 मेजॉरिटी उसको असेंबली में। वो ये क्या चीज कर रहा है? उसमें तो लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है? तो लोगों के पास वो जाएंगे जो अपोजिशन में है, वो लोगों को बताएंगे ऐसा। इसको तो मैंडेट है ऑलरेडी, ही शुड यूटिलाइज हिज पावर्स। वो तो इसमें क्या बोलता है जी मैं हम लोगों का सिग्नेचर कंपेनिंग करेंगे। भैया यू आर नॉट अ डिफेक्टिव रूलर, यू आर अ डिजोर रूलर एंड प्लीज डू इट। आप ये मत बहकाओ एज ए पॉलिटिकल गिमिक, या आप ब्लफ कर रहे हैं लोगों को कि अब हम सिग्नेचर कंपेनिंग स्टार्ट करेंगे। फॉर व्हाट? यू आर कैरिंग द मैंडेट, आपकी इतनी मेजॉरिटी है, आप बिल लाओ और उनको रेजोल्यूशन भी दे दो, बिल लाओ, बता दो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया इसको रेस्टोर कर लो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग दैट विल गो फॉर टू लॉन्च अ सिग्नेचर कैंपेन। वो दैट इज टोटली इट विल एक्सरसाइज इनफिडेलिटी। अच्छा, प्रीवियसली रिजर्वेशन का मामला चला, यहाँ पे यूथ्स में बड़ी नाराजगी हो उस हवाले से। हालांकि ये मैंने इलेक्शन मैनिफेस्टो भी रखा गया था कि इस मामले में बात होगी। क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए, क्या तजवीज़ भी आप देना चाहेंगे या क्या राय हाल है इसका रिजर्वेशन? देखिए रिजर्वेशन का है, मैं बताऊंगा यहाँ ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड में बताऊंगा लीगल इनलीगल पर्सपेक्टिव में। 1992 में मंडल के सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसको इंदिरा साहनी की जजमेंट बोलते हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फिक्स किया है 50% से ज्यादा नहीं होगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाय वे ऑफ एन इंटरिम अरेंजमेंट करा कि भैया अगर शेड्यूल कास्ट, मैं ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट में यू कैन गो, स्टेट कैन गो फॉर सब क्लासिफिकेशन, वो दे विल असेस द सिचुएशन, उसमें वो करे। बाकी ये 50% से बोलेगा 70 करूंगा, 80 करूंगा, 90, नो दैट इज मैटर सब्ज्यूड स्टिल इन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम। क्योंकि 50 जो कैप सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था उसको वो एक्सीड करने के लिए मद्रास तमिलनाडु से एक पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी वहां पर ज़ेर इल्तवा है और अभी वो चल रही है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कि वेदर सुप्रीम कोर्ट विल, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में उन्होंने 50% क्या फिक्स किया है। यहां पर उमर साहब बोलेंगे मैं 90 करूंगा, 100 करूंगा, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, वो भी लोगों का धोखा दे रहा है। अलबत्ता जो शेड्यूल कास्ट में उसको सब क्लासिफिकेशन करने के लिए वो इख्तियार है, वो करें। हम तो टीडीपी सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई परेशानी, लेकिन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ विच हैज बीन फिक्स्ड इनकॉर्पोरेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी जजमेंट, वो जो वहां पर है जिसको मंडल केस कहते हैं। अगर आपसे पूछें कि आप खाका खींचे मुख्तसर पीडीपी की प्रोग्रेस का, क्या कैसे आप बयान करें? देखिए हमारे इस वक्त जो हमें लग रहा है जो ग्राउंड सिचुएशन है, लोग बड़े फेडअप हो चुके हैं क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है पिछले 8-9 महीने से। लोग जो हमारे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर पीडीपी का है, क्योंकि हमने ये, मैं बिल्कुल वाजिया तरीके से बताना चाहता हूँ और लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप ये अंडरस्टैंड करो
जब तक मुफ्ती साहब जिंदा थे, मुफ्ती साहब ने जब अलायंस बीजेपी के साथ किया, हमने 370 पे कोई कंप्रोमाइज, बल्कि हमने प्रोटेक्शन करवाया। वो कॉमन मैन में प्रोग्राम बीजेपी के दफ्तर में भी है और हमारे ऑफिस में भी है। उस वक्त बीजेपी इवन प्राइम मिनिस्टर से कमिटमेंट लिया, लिख के लिया मुफ्ती साहब ने कि हम 370 पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो एज इंटैक्ट एज गुड एज इतना रहेगा, वो बिल्कुल वही है। और ये क्योंकि हमारा देखो, हम ये खाली वही वाहिद पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। मेरे को एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। यहां पर जब गौर से सुनिए, वाहिद लीडर है महबूबा जी, जब यहां देखा कि आर्मी ने कहीं सिविलियन के साथ गलत किया और उसने एफआईआर आर्मी अफसरों के खिलाफ दर्ज करवाया एज चीफ मिनिस्टर, और बाद में जो डिफेंस मंत्री थी सीतारमण, वो लेडी, वो लिमिटेड पीरियड में डिफेंस मंत्री थी उस टाइम जब महबूबा जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, उसने उसको लेटर लिखी कि आर्मी अफसर ने यहाँ गलत किया, मैंने इसके खिलाफ एफआईआर दिया। वो महबूबा के एज ए चीफ मिनिस्टर गट्स थे उसके, और ये अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पीडीपी का आगे फ्यूचर है, लोग हमारे पे नजर रखेगा, हमारा जो कार्डर है वो लोगों को जा रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं। इंशाल्लाह 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 आप फ्यूचर देखोगे कि हम इतना जो रिलीफ ओरिएंटेड है, जो पीपल्स टू पीपल्स कंटैक्ट है और लोगों के भलाई के लिए हम इंशाल्लाह अभी भी अपोजिशन में भी काम कर रहे हैं। हम वक्फ में गए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो वक्फ को वहां पर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया हमने, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा जी के इंस्ट्रक्शन पे उसने इतना इंटरेस्ट लिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी बचनी चाहिए, और उसने डिप्यूट किया मुझे, बोला कि आप वहां पर पिटीशन डाल दें ताकि प्रोटेक्शन हो थ्रू आउट कंट्री और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को इन पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे यहाँ वक्फ की बहुत प्रॉपर्टी है, दरगाह हैं, मकबरे हैं, उसकी प्रोटेक्शन। महबूबा वाज वेरी कीन तो एंश्योर, वो मेरे साथ बड़ी डे एंड नाइट टच में थी उन दिनों, जिन दिनों वो केस चल रहा था, जब हमने बहस किया। और कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहां कोई ना एप्लीकेशन डाली, ना रिप्रेजेंटेशन दिखाई, ना बहस किया, ना कोई पिटीशन की थी, खाली महबूबा ने किया। उसमें ये क्यों नहीं कर रहा था, जैसे यहाँ पर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने लाया रेजोल्यूशन, उसने बोला हम यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करें। उमर बोला आपको 50 की उम्र है, अब यहाँ कर रहा था रेजोल्यूशन कि हम यहाँ जी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जबकि मेजोरिटी ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज इन द स्टेट, क्योंकि ये मेजोरिटी मुस्लिम स्टेट है, तो इसको लाना था। ही रिमेन वेरी साइलेंट एट द कॉस्ट एंड डेट्रीमेंटल टू द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहां क्यों नहीं जवाब हो रहा है, एक रेजोल्यूशन नहीं ला पाया। और उसके दिन ऑन द कंट्री व्हाट ही डिड, दूसरे दिन जो रिजिजू, किरण रिजिजू आया, जिसने वो इंट्रोड्यूस बिल की जम्मू कश्मीर के लोगों और भारत के जितने भी मुसलमान हैं हमारी कंट्री के, उनके खिलाफ, और इसको वहां पर गार्डन में घुमाया, उसको वेलकम किया। ये डबल स्टैंडर्ड इनका है, हमारा डबल स्टैंडर्ड नहीं है। महबूबा जी ने कहा मैं जब तक स्टेट रिस्टोर नहीं होगी और 370 वापस नहीं आएगा, 370 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो उनको जरूर वापस देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ब्रिज है इन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विद द पीपल रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जब तक वो नहीं आएगा, महबूबा जी ने शी डिड नॉट कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन, शी इज अ कमिटेड लेडी, और उसने ये लीडरशिप दिखाई और सिंसियरिटी दिखाई कि उसको डिस्पाइट कि उसको बोला गया था कि उसने कहा तब तक नहीं, जब तक कि ये रेस्टोरेशन आर्टिकल 370 और स्टेटहुड, वो खैर वो हमारी डिमांड नहीं है, वो हमारा राइट है, दैट इज एन इनएलिएनेबल राइट एंड इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो उनको रेस्टोर करना पड़ेगा। 370 का भी उनको सेंटर में एक वक्त अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट, और इनको आपस में हमारे इंटैक्ट रखने के लिए फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इनको बिल्कुल 370 को इनको रीइंस्टेट करना पड़ेगा, इसको इनको रीथिंकिंग पे जाना, प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसी गवर्नमेंट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिफोर 2029 द नेक्स्ट इलेक्शन दे विल डेफिनेटली मूव टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुफ्ती साहब का कंट्रीब्यूशन देखिए, यहाँ पर जो कॉलेज खुले हैं वो मुफ्ती साहब ने, मेडिकल कॉलेजेस, इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोली, इवन वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को उसने बड़ा रीऑर्गेनाइज किया। टास्क फोर्स को किसने खत्म किया? मुफ्ती साहब ने, नहीं तो यूथ घर से बाहर नहीं निकल पाता था। ये खाली चीफ मिनिस्टर रहे हैं महबूबा जी, जिसने 12,000 FIR यूथ के खिलाफ, जो स्टून पेल्टर्स थे उनके खिलाफ वापस लिए हैं। 50 मेंबर्स है उमर अब्दुल्ला को, इनके पास फुल पावर है, ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है। अब लोगों के पास ये एक्सपोज हो चुके हैं, वो तो इसमें क्या बोलता है कि हम लोगों का सिग्नेचर कैंपेनिंग करेंगे। भैया यू आर नॉट अ डिफेक्टिव रूलर, यू आर अ डिजोर रूलर एंड प्लीज डू इट। आप ये मत बहकाओ, इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक। आप करें।